नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रिक में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, जो कि आपका दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। और जो तीन तीन बार है को जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें जो आपके 3 बार जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जो आपके मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आज मैं इसमें कराने वाला हूँ। जो टॉप 15 क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। और आज से एक नया तरीका और मैंने शुरू किया है कि आपको प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले डेली आपको मैथ के जो कुछ फार्मूले चैप्टर, जैसे कि आपका मेंसुरेशन हो गया। ठीक है, मेंसुरेशन में जो फार्मूले जैसे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का घना घन घना का आयतन क्षेत्रफल, इनके जो फॉर्मूले होते हैं, आज से डेली मैं कुछ फार्मूले आपको जो प्रैक्टिस सेट होगा उसको शुरू करने से पहले बताऊंगा, जिससे कि आपको जो फॉर्मूले हैं वो सभी याद हैं। जैसे कि रेक्टेंग सॉरी उसका क्या नाम, त्रिभुज के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब वो सभी मैं थोड़े थोड़े फार्मूले बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको फार्मूला याद करने में भी कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, और आपको सभी फार्मूले याद भी हो जाएं। तो देखते हैं आज जो मैं आपको फॉर्मूले बताने वाला हूँ वो है आपका जो थ्री डी होता है, मेंसुरेशन में जो थ्री डी होता है उसमें जो बेलन सॉरी शंकु और जो बेलन होता है, इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं बताऊंगा। अगर ये कोई शंकु दिया है जिसकी ऊंचाई एच है, ठीक है, तो एक तिर्यक ऊंचाई जो है वो एल है और त्रिज्या है जो इसकी वो आर है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल। उस शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल प्लस आर। जहाँ पे आपकी पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/60, जो कि आपको एग्जाम में दी होगी। 22/7 रखनी है, 3.14 रखनी है, ये आपको एग्जाम में दी हुई होगी। ठीक है। और शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई यानी जो एल, एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर। अंडर रूट यहाँ पे एच आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे जो ये देख आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज जो होता है ये आपका एक मिनट, ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका आधार आर है और जो आपकी लंब है, परपेंडिकुलर है, वो आपका एच है। और यहाँ से जो आपका कर्ण है वो आपका एल है, यही त्रियक ऊंचाई है। तो यहाँ से आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, जो होती है कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहीं पे ये दिया है, तो यहाँ से अगर एल निकालना है यानी कर्ण निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर। ये होती है आपकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और अगर आपसे शंकु का आयतन पूछा है तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी बेलन दे रखा है, जिस बेलन की जो ऊंचाई है वो एच है, और ये जो आपको वृत्त एक दिख रहा है, इसकी जो त्रिज्या है वो है आपकी आर है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा वो होता है 2 पाई आर सॉरी बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कोई आपको वक्र पृष्ठ हो तो वो होता है 2 पाई आर एच। अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करते हैं वो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। यही अगर बेलन के आयतन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। जो आपका शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन जो बेलन का आयतन होता है वो होता है केवल पाई आर स्क्वायर एच, इसमें 1/3 नहीं लगाएंगे। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बेलन के आधार में जो दिया हुआ है वो एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक है। और जो वृत्त की जो आपको पता होगा, वृत्त का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो इसी तरह बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो चलिए आप, ये होंगे आपके शंकु और बेलन के जो क्वेश्चन है, ये आपके शंकु और बेलन के क्वेश्चन। कल मैं इसी तरीके से किसी और के फॉर्मूले लेके आऊंगा, चाहे फिर वो त्रिभुज हो या फिर वर्ग हो, आयत हो। ठीक है, तो ये आपके आज इतने ही दो हैं, इन्हीं को आपको याद रखना है। फिर आज चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि 3 वाले 2020 के, मैंने आपको बताया कि आज मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, 3 वाले 2020 के हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये कह रहा है, धातु की धातु की एक आयताकार चादर 28 मीटर गुणे 16 मीटर आयाम वाली है। आयाम का मतलब होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो ये कोई आपकी आयताकार चादर होगी, जिसकी जो लंबाई है ये आपकी 28 मीटर है और जो चौड़ाई है ये आपकी 16 मीटर है। क्या कह रहा है, इसके हर कोने में एक वर्ग इस प्रकार काटा गया है कि एक खुला बक्सा बनाया जा सके। यानी एक वर्ग यहाँ पर काटा गया है। ठीक है, एक वर्ग यहाँ पर काटा गया है, एक वर्ग ये काटा गया है, एक वर्ग ये काटा गया है।
मतलब पूछा गया वर्ग की लंबाई 3 मीटर, इसकी जो लंबाई दे रखी है आपको 3 मीटर दे रखी है। अगर इसकी लंबाई 3 मीटर तो सभी की लंबाई 3 3 मीटर होगी, वर्ग की जो लंबाई और चौड़ाई होती है बराबर होती है। तो ये भी 3 हो जाएगी आपकी, ये भी 3 हो जाएगी, और ये जो लंबाई है ये भी 3 हो जाएगी, और ये चौड़ाई भी 3 हो जाएगी। ठीक है। कह रहा है तो बक्से का आयतन मीटर स्क्वायर, आयतन जो होता है मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब में क्या होगा। देखो 3 मीटर अगर ये है, ठीक है, ये हो गई, और 3 मीटर इधर ये हो गई, तो टोटल मिला के 6 मीटर होगी। तो ये वाली जो आपकी लंबाई बची है, ये जो लंबाई है 6 अगर चली जाए तो ये हो जाएगी 22। ठीक है। तो ये जो तो ये बचेगी 22। इसी तरीके से हम ऊंचाई में अगर बात करते हैं, अगर ये वाली ऊंचाई 3 है और ये ऊंचाई 3 है, ठीक है, तो 3 3 6, तो फिर केवल ये वाली जो ऊंचाई है, अगर हम 6 निकालें तो ये बचेगी आपकी 10 मीटर। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर ये कोई हम आयताकार हमारी चादर है, ठीक है, इसको अगर हमने यहाँ से काट दिया है, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो कटी वाली हिस्सा है ये हमारा ऊंचाई बन जाएगा। जैसे कि ये तो हमारी हो गई लंबाई जो कि 22 मीटर है, ठीक है, ये हो गई हमारी लंबाई, ठीक है, ये हो गई हमारी चौड़ाई जो कि 10 मीटर है। काटने के बाद, क्योंकि काटने के बाद तो हमारा इतना हिस्सा बचेगा ना, ये हिस्सा बचेगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई 22 मीटर 10 मीटर है। और जब इसको हम बक्सा बनाएंगे तो बक्सा बनाने के लिए हमें इसको फोल्ड करना पड़ेगा। तो जो ये हमारी 3 मीटर जो है, 3 मीटर का जो ये मतलब ये जो वर्ग दिया हुआ है, यही हमारी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी जो लंबाई है ये निकल के आ गई 22 मीटर, यहाँ से हमारी जो चौड़ाई निकल के आ गई, ये आ गई आपकी 10 मीटर, और यहाँ से जो ऊंचाई है ये निकल के आ जाएगी 3 मीटर। क्योंकि यहाँ से जब हमने 3 मीटर की लंबाई का काटा है, बक्सा वर्ग काटा है, तो यही हमारा ऊपर ऊंचाई बन जाएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे ऊपर उठा देंगे। ठीक है। तो जब आपको पता होगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी हुई हो और तीनों अलग हो, तो वो एक घनाभ बन जाता है। आपको याद रखना है कि जब भी लंबाई दी हुई हो आपको, चौड़ाई दी हुई हो और ऊंचाई दी हुई हो, और तीनों ही आपको अलग अलग दी रखी हो, तो वो एक घनाभ होता है। और यही अगर आपको लंबाई दे रखी हो, चौड़ाई भी दे रखी हो, ऊंचाई भी दे रखी हो, अगर तीनों समान है तो वो एक घन हो जाएगा। वो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई आपको 22 दे रखी है, यहाँ से आपको चौड़ाई 10 दे रखी है, और जो ऊंचाई है वो दे रखी है आपको 3। तो ये हो जाएगा बस 66,660 मीटर क्यूब। ये आपका उस घनाभ का या फिर उस बक्से का आयतन निकल के आ गया। ऑप्शन नहीं दे रखा है तो यहाँ पे हम किसी एक ऑप्शन बना लेते हैं, हम इसी को बना लेते हैं 660। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो 660 मीटर क्यूब आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष में 10% घट गई। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणु की संख्या 21,384 है, तो आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी होगी। हमने मान लिया है कि जो आरंभ में जीवाणु की संख्या है वो थी एक्स। ठीक है, कोई भी चीज आरंभ में एक्स थी। कह रहा है पहले वर्ष में संख्या 10% बढ़ी, यानी पहले कोई चीज 100 थी तो 10% बढ़ के वो 110 हो गई, 100 का 110 होगी। ठीक है, ये होगी आपकी पहले बस में जीवाणु की संख्या। अब कह रहा है दूसरे बस में 8% बढ़ी, यानी 100 थी उसकी 108 होगी। कोई चीज पहले 100 थी, 8% बढ़ के 108 होगी। ठीक है, जैसे हम फ्रैक्शन में करते हैं, जैसे कि 3/5 है, कोई चीज 5 पहले 5 थी तो अब 3 बढ़ गई, यानी वो अब 8 हो गई। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे दे रखी है, कोई भी चीज पहले 100 थी, वो अपना 10%, यानी 100 का 10% 10 ही होगा। 100 का जो 10% अगर हम निकालेंगे तो ये आपका 10 ही होगा, यानी पहले कोई चीज 100 थी अब वो 10% बढ़ के 110 हो गई। इसी तरह पहले कोई चीज 100 थी तो अब वो 108 हो गई। ये होगी दूसरे वर्ष में जीवाणुओं की संख्या। अब आते हैं तीसरे वर्ष में, क्या है? तीसरे वर्ष में 10% घट गई, यानी 100 थी, 100 का 10% हो जाएगा 90। तो 100 का 10% घट गई यानी 90 होगी। तो ये होगी तीसरे वर्ष में जीवाणु की संख्या। और जो दे रखी है ये होगी वर्तमान में जो जीवाणु है उनकी संख्या होगी, जो दे रखी है 21,384, 21,384 दे रखी है। अब इनको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे। ठीक है, 11 से काट देंगे इसको, 11 एक में 11, 11 और 10 21 होता है, 11 में 99, 4 हो जाए, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 48, 11 चौक 44। ठीक है, अब इसको काट देंगे हम, 12 से काट देते हैं, 12 निम्मा 108, और 12 एकम 12, 7 19, 12 छंग 72, 73 74 2, 12 दूनी 24, 162। अब इसको हम काट देते हैं, 9 से काट देते हैं, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 7 16, 9 अट्ठे 72, 72 18 हो जाएगा। इसको भी काट देंगे 9 से, फिर काट देंगे 9 ढाई 90 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। और 10 से हम इस 10 को काट देंगे तो हमारा जो एक्स आ जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू
100 में 100, क्योंकि ये जो 100 है ये उठ के उधर चले जाएंगे क्योंकि इधर दो बचे केवल। तो हमारी जो प्रारंभ में जनसंख्या थी वो आ गई आपकी निकल के 20,000। ठीक है, 20,000 निकल के आ गई, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 है, उसे 18% छूट पर बेचा गया है, यदि लाभ 14% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य क्या है। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट जो आपको बंद करवाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सीपी और एमपी का अगर आपको रेशियो दिया जाए, जैसे यहाँ पे आपको सीपी दे रखा है और एमपी पूछा गया है, और यहाँ तो पे ये होता है सीपी जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो आपका यहाँ पे लॉस परसेंट हो जाएगा। अगर लॉस हो तो 100 प्लस लॉस परसेंट, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेना है। तो डिस्काउंट कितने का होता है, छूट कितनी है, 18% की छूट है, यानी 18% डिस्काउंट दिया गया है। तो 100 माइनस का 18 हो जाएगा, ये सीपी। ठीक है ना, वो सीपी डॉट एमपी आपको दे रखा है 1824, 1824 दे रखा है आपको। अ, इसको हम एक मिनट, इसको हम वैसे ही बना लेते हैं, सीपी और एमपी के फॉर्मूले रेशियो में बना लेते हैं। तो यहाँ से जो सीपी अपॉन एमपी ये निकल के आ जाएगा आपका 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस का प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीपी पूछा गया है और एमपी दे रखा है, तो यहाँ से एमपी सीपी हो जाएगा। एमपी कितना है, 1824 बराबर डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट दे रखा है 18। तो 100 में से जब हम 18 घटाएंगे तो ये हमारे पास में कितना बचेगा, 100 में से 10 जाएंगे, 90 में से 8 जाएगा, तो ये हो जाएगा 82। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 82 बटे में प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है आपको 14% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 14 हो जाएगा 114। तो यहाँ से जो आपकी सीपी है उसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी कितनी होगी, 82 इंटू 1824 और बटे में 114। इसको काट लेते हैं, दो से ही काट लेते हैं, दो पंचे 10 और दो सत्ते 14, दो नेम 18, दो एक दो, दो दूनी 4, 19 से काट लेते हैं, 19 तिया 57। ठीक है, और 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 चौक 76 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे बचेगा 19 चौक 76, 4 80, 10 90, यानी एक पाँच यानी 15 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 152। तो 19 चौक 76 और 152, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 19 अट्ठे 152। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 19 अट्ठे 152, 19 चौक 76, 19 अट्ठे 152 का ये। और फिर यहाँ से आपको इसको 3 बार काटना है, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 तिया 48। तो यहाँ से जो आपकी सीपी की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी 16 मल्टीप्लाई 82, 16 दूनी 32 की 2 हासिल लगा 3। ठीक है, 16 अट्ठे 128, तो 3 131। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1312 आपका आंसर हो जाएगा, यानी उस वस्तु का जो लागत मूल्य थी 1312 रुपए थी। अब अगर इस पे हम 18% की छूट दें, ये 1312 किसी वस्तु का अंकित मूल्य था, इसको हमने 1824 अंकित किया, उस पे हमने 18% की छूट दी, तो हमें 14% का प्रॉफिट होगा। तो यही चीज आपसे पूछी है, ये कमीज का लागत मूल्य यानी उसकी सीपी बताओ। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक आयत का विकर्ण √31 सेंटीमीटर है। जो आयत होता है उसका जो विकर्ण होता है वो होता है L² प्लस B²। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको √31, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा L² प्लस B² बराबर हो जाएगा 31। इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये दे रखा है आपको। ये जो लंबाई गुणे चौड़ाई ये रखती है आपको 25, 25 सेंटीमीटर इसके दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आपको तो पूछा है आयत का परिमाप, जो आयत का परिमाप होता है वो होता है, ये क्यों बताइए, तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2L+B। जैसे ये कोई आपको आयत दे रखा है, तो परिमाप होता है वो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी, जैसे हम यहाँ से ये चल जाए, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाए, फिर इस पॉइंट तक जाए, तो ये जो हमने दूरी चली ये होती है हमारी आयत। जैसे यहाँ से यहाँ तक हम गए तो ये हमने एल चली,
उसका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने बी दूरी चली। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने फिर से एल दूरी चली, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिर से हमने बी दूरी चली। तो ये हमारा टोटल परिमाप आ गया, तो ये हो जाएगा 2l प्लस 2b। तो हम यहाँ से अगर हम दो कॉमन ले रहे हैं तो l प्लस बी ये हमारा परिमाप होता है आयत का। तो आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी। तो अगर हम यहाँ से l प्लस बी निकालें तो फार्मूला आता है l प्लस बी, यानी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। ए प्लस बी का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी 31 प्लस में 2l प्लस बी, 2 और एल प्लस बी है 25, तो 25 दूनी आपको 50 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.38। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू निकल के आ गई ये आ गई 81। तो यहाँ से हम एल प्लस बी निकालें तो ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 81 बराबर में 9। तो ये आपकी एल प्लस बी की वैल्यू निकल के आ गई, जो कि 9 है, क्योंकि 9 का ही स्क्वायर होता है 81। ठीक है, अब आपसे पूछा है परिमाप, तो परिमाप होता है 2l प्लस बी। तो हम इसमें 2l प्लस बी परिमाप निकालने के लिए हम 9 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 दूनी 18। ये आपका परिमाप आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 18 परिमाप आ जाएगा। अगले साल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों बाद 15 महिलाएं आईं और लगाई जानी चाहिए, ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। जैसे कि मुझे कोई घर बनवाना है, ठीक है, मैंने घर का रेस्क्यू लगाया कि मुझे 60 दिन में ये घर बन जाएगा। तो मैंने उस हिसाब से मैंने 25 महिलाओं को काम पे लगा दिया है, यानी 25 वर्कर्स को काम पे लगा दिया है कि आपको ये घर 60 दिनों में बनाना है। लेकिन उसी बीच में क्या होता है कि हमारे घर में कोई भी फंक्शन आ गया है, ठीक है, तो हमें लगा कि हमें ये जो घर है हमारा, ये जो कोई घर है, ठीक है, इसको हमें 60 नहीं बल्कि इसको हमें 45 दिनों में ही बनाना है। लेकिन हमने जो वर्कर्स लगाए थे वो हमने इस हिसाब से लगाए थे कि वो हमें 60 दिन में हमारा घर बना के दें, लेकिन हमें उसको 45 दिनों में ही घर हमारा चाहिए। तो जाहिर सी बात है हमें अपने वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे। तो यही पूछा है, तो हमने जो वर्कर बढ़ाए हैं ये 15 वर्कर बढ़ा दिए, हमने 15 महिलाएं बढ़ा दी। तो यही आपसे पूछा है कि हमने ये जो वर्कर हैं ये हमने कितने दिनों बाद बढ़ाए हैं, यानी हमें कितने दिनों बाद पता चला कि हमारे घर में कोई फंक्शन है, हमें ये काम 45 दिनों में पूरा करना है। तो हमने ये वर्कर जो 15 महिलाएं लगाई कितने दिनों बाद लगाएंगे, यही आपसे पूछा है। ठीक है, कार्य मुहर कितने दिनों बाद 15 महिलाएं लगाएंगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले काम निकाल लेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क जो है यानी टोटल वर्क कितना है, तो 25 महिलाएं हैं, किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 25 महिलाएं 60 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 25 छः 150, यानी जो आपका टोटल वर्क है वो 1500 यूनिट है। ठीक है, कार्य आरंभ होने के कितने दिनों बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए, ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा हो जाए। ठीक है, अब देखो 45 दिनों में हमें काम पूरा करना है, तो हमने 15 महिलाएं एक्स्ट्रा लगाई हैं, लेकिन ये जो पहले से ही 25 महिलाएं थी इन्होंने तो पूरे 45 दिन काम किया होगा। भाई अगर हमें कोई भी काम है वो हमें अगर 60 दिनों में पूरा करना है, इसको हमें 45 दिनों में करवाना है, तो हमने वर्कर बढ़ाए हैं ना कि कम किए हैं। तो 25 महिलाएं जो पहले दी गई हैं इन्होंने पूरे 45 दिन काम किया होगा। तो 45 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा, तो हम ये निकालेंगे 25 पंचे 125, 5 हासिल लगा 12, 25 चौको 100, यानी इन्होंने टोटल काम 45 दिन में इन्होंने जो काम किया है वो कर लिया 1125। ठीक है, लेकिन टोटल काम था 1500 काम था, इसमें से 1125 काम 45 दिन में इन 25 महिलाओं ने कर लिया। तो जो आपका टोटल काम बचा है 5 7, यानी 375। 375 काम आपका और बचा है। ठीक है, क्योंकि जो 25 महिलाएं थे ये तो अपना रिसीव लेके चल रही थी कि हम 60 दिनों में काम करना है। तो 45 दिनों में इन्होंने 1125 काम कर लिया, लेकिन अब आपको जो काम है टोटल 1500 वो आपको 45 दिनों में करवाना है, तो टोटल काम बचा 375। तो ये जो 375 जो काम बचा है ये काम आपको इन 15 महिलाओं से करवाना है। तो ये 15 महिलाएं जो है वो इस काम को कितने दिनों में करा लेंगे, तो ये निकाल लेते हैं। 15 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी 30 और 7 15 15 75, यानी जो 375 काम है 15 महिलाओं को करने में 25 दिन का टाइम लगा है। ठीक है, लेकिन काम 45 दिनों में पूरा हो गया। तो 25 दिन में इनको जो 375 काम है ये पूरा करने में 25 दिन लगेंगे। ठीक है, तो 45 में से अगर 25 निकाल देंगे, तो अगर हम ये देखें कि जो 25 महिलाएं हैं, यानी जो देखो कोई भी काम था, एक मिनट फिर से समझते हैं। कोई भी टोटल वर्क हमने निकाल लिया, 1500 काम था। ठीक है, 1500 काम को इन 25 महिलाओं को 60 दिनों में पूरा करना था, लेकिन हमें ये काम करवाना है 45 दिनों में।
तो ये जो 25 महिलाएं ये तो पूरे 45 दिनों तक काम करेंगी, लेकिन हमने 15 महिलाएं और एक्स्ट्रा लगवाई, जिससे ये काम 45 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 25 महिलाओं ने 45 दिन में काम हमें करके दिए 1125 रुपए, 25 यूनिट। ठीक है, तो टोटल में से हमने 1125 घटा दिया तो 375 यूनिट हमारा काम और बचा। तो इस 375 यूनिट काम को करने में ये जो 15 महिलाएं इन्होंने 25 दिन का टाइम लिया, यानी जो महिलाएं हैं इन्होंने उस काम को करने 25 दिन का टाइम लिया, तो 45 में से अगर 25 निकाल दें तो जो हमारे 20 दिन बच रहे हैं, 20 दिन बाद ही हमने इनको लगाया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर पहले हमने 20 दिन तक इन 25 महिलाओं से काम करवाया, उसके बाद में हमने 15 महिलाएं और बढ़ा दी। ठीक है, तो इन 15 महिलाओं ने 25 दिन में ही पूरा अपना 375 काम करके दिया हमें। उसके बाद में ये तो महिलाएं अपना काम कर ही रही थी, तो ये जो 25 दिन में इन्होंने काम करके दिया, तो हमने इन महिलाओं को 20 दिन बाद हमने अपने काम पे लगाया होगा। यानी कि 25 महिलाओं ने पहले पूरे दिन काम किया, उसके 25 महिलाओं के 20 दिन काम करने के बाद हमने 15 महिलाएं और बढ़ाई। यही आपसे पूछा गया है कि 45 कार्य आरंभ होने के कितने दिनों बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 20 ना कि 25। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ना समझे हो तो एक बार फिर से इसको घर पे ट्राई करें, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। हमने पहली सम संख्या मान ली x, तो जो दूसरी सम संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी x+2। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस एग्जाम्पल भी देखें, जैसे अगर 2 है तो अगली जो क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कोई दो संख्या है जिनके बीच में समान का अंतर हो तो वो होती है क्रमागत। तो अगली जो अगर हम इसमें 4 जोड़ दें, अगर हम इसमें 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3, जो कि आपकी सम संख्या नहीं है। तो हमें 2 जोड़ेंगे तो तभी हमें अगली सम संख्या मिलेगी 4। जब हम इसमें अगली सम संख्या जोड़ देंगे, मतलब इसमें 2 जोड़ देंगे तो हमें अगली सम संख्या मिल जाएगी। तो इसीलिए हमने मान लिया कि हमारी जो पहली सम संख्या ये है एक्स, और दूसरी जो सम संख्या है वो x+2 हो जाएगी, जो कि क्रमागत है। तो क्या है, जिनके वर्गों का अंतर, यानी x² वर्गों का अंतर हमें निकालना है। तो देखो, अंतर निकालने के लिए यहाँ से जो संख्या बड़ी है, हमने देखा है यहाँ से जो बड़ी वो 4 बड़ी है, और 2, तो हमें अंतर निकालने के बड़े में से हमें छोटा घटाना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारी जो x+2 है ये बड़ी बड़ी है, तो x+2 का होल स्क्वायर, ये वर्ग इसका हो गया -x²। ये जो अंतर दे रखा है ये दे रखा है 84। तो यहाँ से हम फॉर्मूला वही a+b का होल स्क्वायर x² प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4x माइनस का x², ये बराबर में 84। 4 से प्लस और माइनस x² से x² कट जाएंगे, तो ये हो गया 8x बराबर में 84। तो x बराबर निकल के आ गया आपका 8 एकम नहीं, 2 दूनी 4, कुछ गलती देगा, x+2 तो ए स्क्वायर 2 दूनी 4x 2ab 2 दूनी 4x, चलो 4 8। हाँ, ये गलती होगी, क्योंकि यहाँ से एक्स, यहाँ पे जो 4 में तो एक्स लगा नहीं है, तो हमने इसमें गलत जोड़ दिया है, तो ये जुड़ेगा नहीं। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ से जो 4x है ये बराबर में हो जाएगा 4, इधर प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये 4 इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आ गई 20 निकल के आ गई। यानी जो आपकी पहली सम संख्या है वो है 20, अगली जो क्रमागत सम संख्या होगी ये हो जाएगी 22। तो क्या है, जिनके बराबर तो उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, यानी इनका ही हमसे गुणनफल पूछा है, तो 22 दूनी 44, यानी कि 440 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक की दर पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक की दर पर, और अगले 8 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की दर पर, और 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई। एक मिनट देख लेते हैं, कोई निश्चित धनराशि है, यहाँ से कोई धनराशि है एक्स। ठीक है, कह रहा है 5 पर अगले दर पर 4 वर्षों के लिए, यानी 4 ईयर्स के लिए ये 5%, इसकी दर है वो 5% है। क्या, और 7% और अगले 8 वर्षों के लिए, यानी पहले 4 वर्ष के लिए तो 5% हो गई, इससे जो अगले 8 वर्ष हैं, इससे अगले जो 8 वर्ष हैं इनके लिए 7%, इनके लिए 4%, जो दर है वो 4% है, तो इनके लिए दर हो जाएगी वो 4% हो जाएगी। अब कह रहा है, और 7% वार्षिक की दर 12 वर्षों से अधिक के लिए, यानी 4 ये हो गई 8 की हो गई, 8 4 12, यानी 12 वर्षों से अधिक, यानी इससे आगे जो आपकी जो मतलब जो दर लगेगी वो लगेगी 7% वार्षिक, 150 दी गई है। यदि 15 वर्षों की समय अवधि के लिए, वो 4 वर्ष के लिए आपको 5% के हिसाब से दर देनी पड़ेगी, अगले 8 वर्ष के लिए 4% के हिसाब से देनी पड़ेगी, तो 8 4 12 वर्षों के लिए आपने 5 4 9 के हिसाब से दे दी दर।
अब कह रहा है सिर्फ 15 वर्षों के लिए, यानी 12 वर्ष तो आप निकल चुके हैं। तो अगले जो बचे 3 ईयर और बचे, तो 3 ईयर के लिए जो आपकी दर होगी वो होगी 7% वार्षिक। कह रहा है प्राप्त साधारण ब्याज आपको दे रखा है, नहीं ऐसा ही दे रखा है 43,800। ये शायद हमने आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2 में भी करवाया था। ठीक है, तो ये धनराशि आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम 5% की, सबसे पहले हमने मान लिया कि वो जो दर है वो आप मतलब जो धनराशि है वो आपकी 100 रुपये है। तो इस 100 रुपये पर 4 वर्ष के लिए 5% की दर के हिसाब से साधारण ब्याज यानी एसआई बंद है, ये आपका जो हो जाएगा 5 चौको 20। ठीक है, क्योंकि जो आपका एसआई होता है, एसआई बराबर P/T/100। जैसे पी की वैल्यू भी 100 है और यहाँ पे बटे 100 इंटू आर की जो वैल्यू दे रखी है, दर देखी 5 और समय है 4। तो 100 से 100 कट जाएंगे तो 5 चौको 20 रुपये यहाँ से आ जाएंगे समय, और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एसआई निकल के आ जाएगा। इसी तरह जो SI2 है, मतलब अगले यहाँ पे अगले 8 वर्ष के लिए 4% की दर के हिसाब से 8 चौक 32 रुपये, 32 रुपये आपका ब्याज हो गया। तो SI3 और जो 3 साल के लिए आपको जो साधारण ब्याज है ये हो जाएगा 7 या 21 रुपये। तो यहाँ से जो आपको टोटल ब्याज मिला, यानी एसआई बराबर हो जाएगा SI1 प्लस SI2 प्लस SI3। तो 20 SI1 है 20 प्लस SI2 है 32 और प्लस SI3 है आपका 21। तो यहाँ से जो 3 20 50 यानी 2 1 3 3 5 2 7 यानी 73 रुपये आपका टोटल एसआई हो गया। लेकिन आपको दे रखा है 43 का 800 दे रखा है, यानी जो ये 73 की जो वैल्यू है, एक मिनट इसको हम हटा देते हैं। यानी आपसे जो 73 है इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 44,800 रुपये। तो यहाँ से जब हम एक की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 36 18 हाँ 600 रुपये आपका एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने जो माना था वो हमने माना था कि जो हमारा मतलब रुपए है वो 100 रुपये है। तो यहाँ से हमें 100 की वैल्यू निकालनी, तो ये हो जाएगी 600 और मल्टीप्लाई 100, यानी आपका जो टोटल वैल्यू वो निकल के आ जाएगी 60,000 रुपये। तो वह धनराशि कितनी थी, वो थी 60,000 रुपये, ऑप्शन बी। अगले साल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 ml होगा। यानी आपसे पूछ रहा है कि 195 ml 5 लीटर का भिन्न में क्या कितना है। आपसे यहाँ पे परसेंट नहीं पूछ रहा है, याद रखना है। अगर ये आपसे आपसे परसेंट पूछ रहा होता है, यानी कि 195 ml 5 लीटर का कितना परसेंट है, तो फिर हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें यहाँ से परसेंटेज नहीं पूछ रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये आपको गलती नहीं करनी है। अब 1 लीटर बराबर जो होता है वो होता है 1000 ml। 1 लीटर में आपके 1000 ml होते हैं, तो 195 ml, 195 ml अपॉन में 5 इंटू 1 लीटर में 1000 ml, तो ये हो जाएगा ml से ml कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 5 से काट देते हैं, 5 0 15 4 5 9 45, तो ये हो जाएगा आपका 39/1000। तो यहाँ से ही निकल के आ जाएगी 0.039, यानी 3 अंक नीचे 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 अंक आगे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.039। ऑप्शन नंबर ए 0.039। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याएं एक्स और वाई संख्या जेड का क्रमशः 18% और 30% है। किसका, जेड का। संख्याएं एक्स है, वाई है और जेड है। तीन संख्याएं आपको दे रखी है, तो कह रहा है जेड का 18 30%, हमने जेड मान लिया कि हमारी 100 है। एक्स जेड का 18% है, 100 का 18% 18 ही होता है। वो बाई जेड का 30% है, 100 का 30% 30 ही होगा। ठीक है, संख्या बाई संख्या संख्या बाई संख्या एक्स की कितनी परसेंट है। जब भी संख्या एक्स की, तो जिसकी पूछा जाए वो हमें नीचे रखनी, कौन सी संख्या बाई। संख्या बाई है 30, किसकी, एक्स की। तो एक्स है हमारा 18, तो 18 को नीचे रखेंगे, कितने परसेंट के लिए 100 लगा देंगे, तो निकटतम पूर्णांक, निकटतम पूर्णांक आपसे पूछा गया तो ये हो जाएगा 56 36 36 18, तो ये हो जाएगा आपका 500 बटे में 3, तो 3 एकम 3 18 166, तो यहाँ से हो जाएगा 167% हो जाएगा, क्योंकि 166 पॉइंट में कुछ आएगा, तो 167 हो जाएगा, क्योंकि आपसे निकटतम पूर्णांक पूछा गया है। 166 का जो निकटतम है वो 167 ही है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या 17 गेंदों को 840 में बेचने पर 5 गेंदों के मूल्य के बराबर में हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य
बराबर 5 गेंदों के लागत मूल्य की। सबसे पहले लॉस जो होता है, लॉस का जो फार्मूला होता है, यानी जो हानि होती है, वो होती है आपकी सीपी माइनस एसपी। यानी जो आपके जितने में चीज खरीदी, कोई चीज जितने में खरीदी है उससे हम कम में बेच देंगे। हमने कोई भी चीज 10 में खरीदी है, ठीक है, हमने उसको 5 में बेच दिया, तो हमें लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 5 रुपए का लॉस हुआ। और यही चीज अगर आपसे प्रॉफिट पूछा जाता तो एसपी में से सीपी घटा देते तो प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, या लॉस कितना हो रहा है? 5 गेंदों के मूल्य के, लागत मूल्य के बराबर, यानी 5 सीपी के बराबर में हमें लॉस हो रहा है। हमने गेंदें बेची कितनी है? 17 गेंदों को हमने बेचा है। जब हमने 17 गेंदों को बेचा है, ठीक है, हमने आपको बताया था जितनी चीजें बेची जाती है उतनी ही खरीदी भी जाती हैं। तो 70 चीजें हमने खरीदी भी होंगी, तभी हमने 70 बेची होंगी, तभी हम प्रॉफिट और लॉस निकाल पाएंगे। -17 एसपी, क्योंकि 70 को बेचा, 70 खरीदा है। तो ये जो एसपी है ये इधर आ जाएगा, माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 70 एसपी बराबर में 70 सीपी इधर ही रहेगा। ये जो 5 सीपी इधर प्लस का है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 सीपी। तो यहाँ पे जो 70 एसपी है ये निकल के आ जाएगा 12 सीपी। तो एसपी अपॉन में जो सीपी एस की जो रेशियो निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगी 12/17। ठीक है, अब यहाँ से आपको एसपी 12 है, सीपी 17 है, लेकिन आपको 12 दे रख, एसपी दे कितना रखा है? 840। आपको ये समझना कि 70 वस्तुओं का ही है। अगर आपने 70 वस्तुओं को 70 रुपए में खरीदा है, तो अगर आपने उन 70 वस्तुओं को 12 में बेच दिया तो आपको हानि होगी, ठीक है ना। तो 70 वस्तुओं का जो 840 सीपी दे रखा है, लेकिन हमें यहाँ पे सीपी एसपी कितना है? 12 रुपए। यहाँ पे एसपी दे रखा है 840। तो हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 12, 840/12। ठीक है, एक गेंद का लागत मूल्य, आपसे एक गेंद का लागत मूल्य पूछा है, तो हमने यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 12 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6284 यानी एक गेंद का लागत मूल्य है वो 70 रुपये आ जाएगा। अगर आपसे सभी गेंदों का लागत मूल्य पूछा जाता तो इस 70 में हम 70 की गुणा कर देते, तो ये हमारा सभी गेंदों का आपका लागत मूल्य निकल के आ जाता। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। लेकिन आपसे एक का पूछा तो एक का लागत मूल्य आ जाएगा 70। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, तीन साझेदार ए बी और सी 2,21,000 को आपस में इस प्रकार बांटते हैं। 2,21,000, पिछले प्रैक्टिस साइड में भी एक ऐसा क्वेश्चन था। आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि यदि ए बी और सी को प्राप्त धनराशि में से क्रमशः 2,000, 2,000 ए में से निकल गई, 3,000 हमने बी में से निकाल दिए, ठीक है ना, ए बी, और सी में से हमने 4,000 निकाल दिए। तो ये चार तीन साथियों में हमने टोटल जो निकाल दिया है वो हमने 9,000 रुपये निकाल दिए हैं। ठीक है, जब इसमें से अगर हम जब 9,000 रुपये निकालें तो ये हमारा कितना बचेगा? 0 0 0 11 9 जाएंगे 2, यानी 2,12,000 रुपये हमारा टोटल बचा है, जब हमने 9,000 निकाल दिए जाएं। तो जो धनराशि वे प्राप्त करेंगे वो 11 18 24 के अनुपात में होगी, यानी ए को मिलेंगे 11, बी को मिलेंगे 18, और जो सी को मिलेंगे 24। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेंगे, टोटल तीनों कितने मिलेंगे? 8 4 12 13 3 हासिल एक, और दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, यानी टोटल सभी को 53 रुपये मिलेंगे। जो 53 है वो आपके बराबर है 2,12,000 के आपके बराबर है। और 4 3 12, तो एक जो की वैल्यू हो जाएगी ये आ जाएगी आपकी 4,000 निकल के आ जाएगी एक की वैल्यू, क्योंकि 53 से हम भाग देंगे, 53 चौको 212, तो एक की वैल्यू निकल जाएगी 4,000। तो कह रहा है बी ने कितनी धनराशि प्राप्त की। तो अब यहाँ से ये एक की वैल्यू अगर 4,000 है, एक की वैल्यू अगर 4,000 है, तो यहाँ से बी की जो रेशियो है, यानी बी ने जो प्राप्त किया वो किया है 18। ठीक है ना, बी ने जो प्राप्त किया है रुपए वो किए 18। तो 18 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगी 18 मल्टीप्लाई 4,000, ये हो जाएगी 72,000 रुपये निकल के बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन ये बी की वैल्यू कब निकल के आएगी? जब उसने अगर आपसे बाद की धनराशि पूछी होती कि बी को कितने रुपए बाद में प्राप्त होंगे ये निकालने के बाद। लेकिन आपसे शुरू की धनराशि पूछे कि बी ने कितनी धनराशि प्राप्त की, ये यहाँ पे करेंगे हैं, ये करेंगे जब निकाल दिए जाएंगे, लेकिन आपसे की पूछा है कितनी धनराशि प्राप्त की। तो बी में से 3,000 में इसमें और जोड़ देंगे, तो 3,000 और जोड़ दें तो बी की धनराशि है ये होगी 75,000 रुपये बी ने आपके प्राप्त किए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी बी ने जो धनराशि प्राप्त की ये की है 75,000 रुपये। अगर आपसे ये पूछा जाता कि बी कितनी धनराशि प्राप्त करेगा, तो वो हो जाता आपकी 72,000 रुपये। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 252 और महत्तम यानी HCF 12 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48, उन संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, हमने मान ली संख्या है A, B। ठीक है, HCF आपको दे रखा है 12। आपको पता होगा अगर हम HCF का गुणा संख्याओं में कर दें तो वो हमारी संख्याएं निकल के आ जाती हैं। तो यहाँ से हमारी संख्याएं हो जाएगी 12A, 12B, ये हमारी संख्याएं निकल के आ गई। हमने मानी थी संख्या A, B,
और संख्याओं में अगर रेशियो में 12 का इसी का गुणा करें तो हमारी संख्याएं निकल के आ जाएंगी। जैसे हमने मान लिया कि कोई संख्या जो 5 और 4 के रेशियो में है, उनका जो HCF है, HCF अगर आपको 2 दे रखा है, तो वो संख्याएं क्या होगी, तो वो संख्या हो जाएंगी 5 × 2 बराबर एक संख्या हो जाएगी 10, और 5 × 4 सॉरी 2 × 4 एक संख्या हो जाएगी आपकी 8। तो ये हमारी संख्याएं निकल के आ गई। कैसे निकल गए, हमने रेशियो में HCF का मल्टीप्लाई किया तो हमारी संख्याएं निकल के आ गई। इसी तरह हमने रेशियो ये कोई दे रखा था, इसमें हमने HCF का मल्टीप्लाई किया तो हमारी संख्याएं निकल के आ गई 12A और 12B। फिर उनका LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक, इनका जो HCF हो जाएगा ये हो जाएगा 12AB, क्योंकि 12 दोनों कॉमन है, AB हो जाएगा LCM। ये दे रखा है आपको 252। तो यहाँ से जो A और B की जो वैल्यू है ये निकल के आ जाएगी 12 दूनी 24, 12 21 निकल के आ गई। यदि संख्याओं के बीच अंतर 12A - 12B ये दे रखा है 48, तो यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगी A - B बराबर 48। तो यहाँ से A - B की जो वैल्यू है ये होगी 5×4 = 48, 4 निकल के आ जाएगी। तो संख्याओं का योग कितना होगा, हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनका अंतर तो 4 हो और उनको गुणा करने से 21 है। तो हमारी संख्या संख्या आती है 7,3, 7×3 = 21 और 7 में से 3 जाएंगे तो 4। ठीक है, तो ये हमारी ए और बी की वैल्यू निकल के आ गई। तो हमने हमारी जो संख्याएं थी वो थी 12A। तो हमारी जो पहली संख्या है ये हो जाएगी, तो यहाँ से हमने जो संख्याएं मानी थी, एक मिनट, की संख्या, तो हमारी जो पहली संख्या थी वो थी 12A। तो 12 × A की वैल्यू 7, तो हमारी पहली संख्या निकल के आ गई 84। और दूसरी संख्या थी हमारी 12B। तो B की अगर वैल्यू रखेंगे तो 12 × कितनी है, 3 है। तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या हो गई 36। और आपसे इन्हीं संख्याओं का योग पूछा, तो ये हो जाए 6 4 10 और 8 और 3 11 12, यानी 120 आपका आंसर निकल के आ जाएगी, ऑप्शन ए। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है एक कक्षा के दो बैच ए और बी है। यदि बैच ए में 44 छात्र और बैच बी में 56 छात्र है, यदि बैच ए का औसत भार 43 kg और बैच बी का औसत भार 39 kg है, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा। मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेशन में भी बताया था कि जब भी आपको कोई भी दो संख्याएं दे रखी हो, अलग अलग संख्या दे रखी हो, और उनका टोटल अगर आपको दे रखा हो तो आपको एलिगेशन लगाना है। तो यहाँ से दो बैच है ए और बी, जैसे यहाँ पे इसको टोटल, यहाँ पे देखो ए का भी औसत दे रखा है, बी का दे रखा है, और टोटल का औसत पूछा है, तो हमें औसत निकालना मतलब एलिगेशन लगाना होगा। दो बैच थे ए और बी। बैच ए में 44 छात्र है, इसमें 44 छात्र है। बैच बी में 56 छात्र है, इसमें 56 छात्र है। यदि बैच ए का औसत भार, इसका औसत भार दे रखा है 43 kg, ठीक है। बैच बी का औसत भार दे रखा है आपका 39 kg। पूरी कक्षा का औसत भार पूछिए, पूरी कक्षा का औसत भार आपको ये एक्स पूछा गया है। तो हम इसको कितने से रेशियो बना लेते हैं, 4 से 11 ना, 14 14 × 54, तो रेशियो निकल के आ गया 11 × 14। मैंने आपको बताया था इस संख्या का 11 × 43 का मल्टीप्लाई प्लस इनका मल्टीप्लाई 11। तो आपको याद रखना है जब भी आपको बीच वाली संख्या निकालनी हो तो आपको 11 मल्टीप्लाई में 43 प्लस 14 मल्टीप्लाई में 39 बटे में इन दोनों का योग, 4 1 5 1 ये 2 यानी 25। ये जो होती है आपकी एक्स की वैल्यू, यानी जो बीच है बीच वाले की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इनका मल्टीप्लाई और इनको इन दोनों के योग से भाग दे देंगे, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देख लेते हैं, 11 और 43 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 3 = 33, 11 × 44 और 3 × 47, 473 प्लस। तो 14 39 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 14 596, 14 या 51, हाँ सही है, 596 निकल के आ जाएगा। नहीं, 596 नहीं, कुछ और निकल के आ जाएगा, देखते हैं। 14 14 में से 26 हासिल लगा 12, 14 14 14 × 42, 42 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42 और 10 52 53 54, यानी 546 निकल के आ जाएगा, ठीक है। बटे में 25, ये है एक्स बराबर। तो ये देख लेते हैं, 546, 6 3 9, 4 7 4 11 एक हाथ पे लगा, 1 5 9 1 10, 10 19 बटे में 25,
तो ये हो जाएगा आपका 25 चौको 100। ठीक है, एक बचा 19 हुआ, भाग नहीं जाएगा, भाग पे बिंदी लगाएंगे, ठीक है, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 190। 25 सत्ते यानी 25 सत्ते 175, तो ये हो जाएगा सी 40.7, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले साल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि में, यानी किसी धनराशि रुपए में दी रखी कोई धनराशि धनराशि पर 2 से 2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतने था तो मूलधन कितना होगा। देखो, आपको जो ब्याज दे रखी है पहले 2 वर्ष के लिए, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, ठीक है ना। पहले 2 वर्ष के लिए तो 15-15% पूरी है, ये 15%, ये 15%, जो कि वार्षिक है, ठीक है ना, क्योंकि 15% वार्षिक है। लेकिन तीसरा हमें पूरा नहीं जाना है, तीसरे के लिए हमें 2/3 ही जाना है। तो 15% हमारी वार्षिक है, 2/3 के लिए कितनी हो जाएगी, 3×5 = 15, यानी 10% दर हो जाएगी। यानी 2/3 साल के लिए 10%, पहले साल के लिए 15, दूसरे साल के लिए 15। अब इसकी जो फ्रैक्शन होती है, यानी 15% की जो फ्रैक्शन होगी, ये हो जाएगी आपकी 3×5 = 15, 3/20। 5×3 = 15 होता है, 5% बराबर होता है 1/20। तो 3/20 हो जाएगी 15% बराबर, ठीक है ना। 15% पहले वर्ष के लिए, 15% दूसरे वर्ष के लिए, और 2/3 वर्ष के लिए 10%। तो पहले वर्ष में हो जाएगी 20 से 23, दूसरे वर्ष में 20 से 23, और जो तीसरे वर्ष में ब्याज मिलेगा 10% होता है, 10 1/10, यानी 10 से 11 ब्याज मिलेगा। तो ये हो जाएगी आपकी 2 दूनी 4 हजार। और जब आपको ब्याज हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर होता है 529 में 11, 11 9 99, 9 हासिल 9, ठीक है, 11 दूनी 22, 22 और 9 31, 31 से एक हासिल लगा 3, 11 5 55 और 3 58, यानी 1819। अगर कोई, तो यहाँ से जो आपको ब्याज मिल रहा है, ये मिल रहा है 1819 रुपये, आपको ब्याज मिल रहा है 1819 यूनिट। लेकिन आपको ब्याज दे रखा है 90-25, तो ये जो 1819 की वैल्यू है, ये हो जाएगी 90-25, 90-25, 90-95, सॉरी 90-95। तो यहाँ से आप एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से एक यूनिट बराबर आ जाएगा 90-95/18 19। तो ये कटेगा 19 15 95, 18 5 90, यानी 5 बार कट जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपके 5 रुपए। तो आपसे पूछा है मूलधन, मूलधन आपका 4 था, 4 में 5 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 20 हजार, आपका मूलधन आ जाएगा, नहीं ऑप्शन ए। अगले साल पे आते क्वेश्चन नंबर 14। क्या एक नाव में 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर है। एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है, यानी 45 मिनट में इतनी इतनी जा सकती है, ठीक है। यह 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर, जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकती है। जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर तक जाने में यह कितना समय लेगी। तो देखिए, अगर आपके पास में टाइम बच रहा है, जब आपने पूरा एग्जाम कर लिया है उसके बाद में अगर आपके पास में टाइम बच रहा है, तो आपको ऐसे सवालों पे आना है। फिर अगर आपके पास में टाइम नहीं बच रहा है, तो आपको इस सवाल को छोड़ देना है, क्योंकि ये जो सवाल है, ये काफी कैलकुलेटिव सवाल है। लेकिन क्योंकि इसमें क्या है ना, दो अलग अलग इक्वेशन बनती है, चलो देखते हैं। जा सकती है, सबसे पहले हम दूरी निकाल लेते हैं, तो एक चाल निकाल लेंगे। देखो, जो चाल होती है, जैसे एक्स है नाव की चाल, अगर आपसे नाव की चाल पूछी जाए, एक्स, और धारा की चाल अगर बाई है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। देखो, जैसे ये कोई नदी है, ठीक है, ये कोई नदी है, इसका जो प्रवाह है, यानी बहाव जो इस साइड है, हमें जाना भी इसी साइड है, तो हमें कुछ जो अपनी ताकत है वो हमें, क्योंकि प्रवाह की मिल जाएगी, क्योंकि इसी साइड पानी बह रहा है, तो जो नाव की चाल हो जाएगी, ये हो जाएगी नाव की चाल, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी x+y हो जाएगी। तो यही अगर आपसे विपरीत पूछा जाता है, बहाव इस साइड, हमें इस साइड आना है, तो हमें इसके विपरीत आना है, तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो धारा के विपरीत दिशा में ले लेंगे यहाँ पे। तो धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल,
ये हो जाएगी आपकी x-22। ठीक है, ये नाव की चाल आ गई। अब कह रहा है 45 मिनट में इतने इतने जा सकती है। ठीक है, मतलब आपसे पहले जाने और आने दोनों का टाइम दे रखा है, यानी 45 मिनट जो है, पहले जैसे ये यहाँ से पॉइंट ए है, पहले इस पॉइंट बी, पहले पॉइंट ए से बी तक गए, फिर बी से ए तक आए, तो हमें जो समय लगा है वो हमें 45 मिनट लगा है। तो जाने आने दोनों में जो टाइम दे रखा है वो 45 मिनट दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 5 किलोमीटर, यानी जो आपका समय समय बराबर होता है दूरी और बटे में चाल। इसको अगले पेज पे देख लेते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। ठीक है, दूरी आपको समय दे रख दूरी दे रखी है आपको 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आपको दूरी दे रखी है, और 5 किलोमीटर जल प्रवाह की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल है नाव की, वो होती है x-22। ठीक है, तो 5x-22 प्लस 7.5 किलोमीटर है, प्लस 7.5 किलोमीटर, ठीक है ना, प्लस 7.5 किलोमीटर धारा की दिशा में। 45 मिनट आपको देखा है, 45 मिनट को हम इसमें घंटे में बदल रहे हैं, तो ये हो जाएगी 15 3 45, 15 चौको 60, यानी 3/4। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। हम दूसरा देखते हैं, समीकरण नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है यह 25 मिनट है, जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर, यानी जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर, जल प्रवाह की दिशा में x+22, और प्लस में विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 25 मिनट में जा सकती है। 25 और बटे में 60, इसको भी घंटे में बना लेंगे, 25 और 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा आपका 5/12। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपसे पूछा क्या गया है, जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी। जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी, समय आपसे पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। हमें जाना है जल प्रवाह के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल होती है x-22। ठीक है, और कितनी दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 12 किलोमीटर। तो हमें 12 किलोमीटर जाना है, तो हमें आपसे टाइम पूछा है 12 किलोमीटर जाने में x-22 की स्पीड से कितना टाइम लेगी। मतलब हमें यहाँ से x-22 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें इस समीकरण से x-22 की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण से हम x-22 की वैल्यू कब निकालेंगे, जब इन दोनों को काट देंगे। ठीक है, और इनको हम काटेंगे कब, मतलब इनको हम कैंसिल कब करेंगे, जब ये दोनों बराबर होंगे तभी कैंसिल कर पाएंगे। तो इनको बराबर करने के लिए हम यहाँ से कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 55 3 3 22। ठीक है, और 5 45, अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 3 5 15 में। ठीक है ना, 3 5 15 75, ये हो जाएगा 22.5, 75 3 2225, ये हो जाएगा 3 3 का 9, 9। तो ये हो जाएगा 9/4, ये 22.5/25/x+y। ठीक है, और अगर हम 4.5 में 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 25, 5 को 2 22, हाँ सही है। अगर हम इसमें 4.5 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले हिस्से में, अगर हम 4.5 का मल्टीप्लाई कर दें, याद रखना है हम नीचे नहीं कर रहे हैं, ऊपर ही ऊपर कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि 4.5 का हमने इधर किया, तो 4.5 का हमने इधर भी किया, तो तभी हमें 3 से 3, ये क्या नाम, 3 से इधर भी किया, 3 से 3 कट जाएंगे, तो ये समीकरण यही रहेगी। तो देख लेते हैं 25, तो ये करेंगे 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 11.25 आ गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो ये 22.5 आ जाएगा, बटे में x-22 प्लस में 22.5 बटे में x+y, बराबर में 4.5 का इधर किया, 4.5 का हमें इधर भी करना पड़ेगा, तो 5 25, 5 चौको 20 और 2 22। 1 मिनट, तो 5 में मल्टीप्लाई हम कर दें 4.5 का, बटे में 12 दशमलव घटाया 0 बढ़ा देंगे हम। ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 9 45, 5 दूनी 10। ठीक है, और 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो ये 5 15 बटे में 4 दूनी 8 आ जाएगा।
ये आपका समीकरण एक है कि समीकरण दो है? समीकरण एक देख लेते हैं। समीकरण एक है आपका 15, गुणा करने के बाद हम बता रहे हैं, ठीक है ना? 15 बटे में आपका था एक्स माइनस बाई, प्लस में था हमारा 22.5, बटे में था हमारा एक्स प्लस बाई, और इधर हमारा था कितना था, 9/4। ये था समीकरण एक। और समीकरण हमारा दो था 11.25 अपॉन में एक्स माइनस बाई, प्लस में 22.5 बटे में एक्स प्लस बाई, और बराबर में था हमारा 15/8। इन दोनों को हम घटा देंगे, ये माइनस ये माइनस, तो प्लस और माइनस कट जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई सेम है। तो 15.00 में से हम 11.25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और 9 में से 2 जाएंगे, 7 पॉइंट, और 4 में से 3, 13.75। तो एक में से एक तो जीरो हो जाएगा, 3.75 बटे में एक्स माइनस बाई, 3.75, और 9/4 में से हमको घटाना है 15/8। इसको भी 8 बना लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ने 18/4, दूनी 8, माइनस 15/8, तो ये हो जाएगा 3/8। तो ये हो जाएगा बराबर में 3/8। 3 से हम काट देते हैं इसको, 3 एकम 3, तो मतलब 3 दूनी 6 के साथ 3 × 5 = 15। तो एक्स माइनस बाई जो वैल्यू है ये हो जाएगी 1.25 मल्टीप्लाई 8। तो 8×40, 8 दूनी 10 और 4, 25 × 8 = 200, 25 एकम, तो 8 × 8 तो 10, 8×45 जो असल 4, 8 दूनी 16, 4 20, हाथ से लगा दो, 8 एकम 8, तो एक्स की जो वैल्यू है ये निकल के आ गई आपकी 10। और आपसे अभी ने पीछे जो थे, पीछे आपने पूछा था एक्स माइनस बाई। तो यहाँ से जो हमारी एक्स माइनस बाई की जो पूरी वैल्यू निकल के आई है, एक्स माइनस की बाई बराबर, एक्स माइनस बाई बराबर निकल के आ गई आपकी वैल्यू 10। तो यहाँ से हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा जो समय निकल के आ जाए ये हो जाएगा 12 बटे में एक्स माइनस की बाई वैल्यू में 10 है। तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, ठीक ना, 5 एकम 5, 6 × 5 = 6/5, ये मिनट है। ये जो वैल्यू निकल के आई है घंटे में, सॉरी घंटे में निकल के आई है। तो इसको हमें मिनट में बनाने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12, 5 से 12 बजे, 5×6 = 72 मिनट। तो इस नाव को जो है वो धारा की दिशा में समय में 72 मिनट लगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी कैलकुलेटिव था, बड़ा भी था, और ये सवाल तभी होगा जब आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, ठीक है। तो ये थे आपके 15 सवाल जो कि आपके 3 तारीख को पूछे गए थे, 3/12 को आपको पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि अगर जब भी हमारे कोई प्रैक्टिस सेट अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें और इसको शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।